नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फेडरलिज्म के चैप्टर को देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पॉलिटी का 1000 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसी सीरीज का ये एक वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 700 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप जाके उसे रेफ़र कर सकते हैं। 100% आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम की तैयारी में आपको ये काम आएगा। और जिस प्रकार का क्वेश्चन मैंने लिया है वैसे प्रकार का क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, यानी कंकरेंट लिस्ट में है यानी कि उस पर स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंटर भी कानून बना सकता है। तो वो है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग जो है वो उस पर सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है, यानी कि ये कंकरेंट लिस्ट में है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कि ट्रांसफ़र कर दिया गया था स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। वो था एजुकेशन। एजुकेशन जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसे स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था और फॉरेस्ट को भी ट्रांसफ़र किया गया था। तो आपको याद रखना है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन को 42nd अमेंडमेंट के द्वारा स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉटरीज जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है वो किस लिस्ट में आता है। तो वो आता है स्टेट लिस्ट में। क्योंकि जो लॉटरीज जो होते हैं, लॉटरीज का पैसा किसके पास जाता है, वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, इसलिए वो आता है स्टेट लिस्ट में। यानी कि लॉटरीज किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा लिए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। तो वो लिया जाता है एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्वर, जो यानी कि जो शराब की जो बिक्री होती है शराब की, उस पर जो एक्साइज ड्यूटी जो लगता है वो किसके पास जाता है, वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। अभी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल का केस, वही मामला है ये, यानी कि लिक्वर पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और ये कॉर्पोरेशन टैक्स किसके पास जाता है, ये जाता है सेंटर के पास। कस्टम ड्यूटी भी जाता है सेंटर के पास और कैपिटल गेन टैक्स ये भी जाता है सेंटर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो किसके पास जाता है। तो वो कॉर्पोरेशन टैक्स लेवी किया जाता है, यानी कि सेंटर के द्वारा लगाया भी जाता है और जाता भी किसके पास है, वो सेंटर के पास ही जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सेंटर ने लगाया और स्टेट को उसको वापस, बहुत सारा टैक्स ऐसा होता है जो सेंटर लगाती है और उसे लेकिन देना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो सेंटर के द्वारा लेवी भी किया जाता है और कलेक्ट भी किया जाता है सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो किसके द्वारा दिया गया है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट टू मैटर्स नॉट इन्यूमरेटेड इन एनी ऑफ द लिस्ट, यानी कि ना ही कोई भी ऐसा लॉ है जो ना सेंटर में है ना स्टेट लिस्ट में है और ना ही कंकरेंट लिस्ट में। तो वो उस पर कौन कानून बनाता है, उसको बनाता है यूनियन पार्लियामेंट, यानी कि उसे बोलते हैं रेसिड्यूअरी पावर। यानी कि जो भी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो ना सेंट्रल लिस्ट में है, ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, तो वो चला जाता है यूनियन पार्लियामेंट, उस पर कानून बनाती है अगेंस्ट देयर रेसिड्यूअरी पावर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन, कि इनमें से किन पे सेंटर और यूनियन दोनों कानून बना सकती है। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकती है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स इन पे भी सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकती है। और इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, आपको पता है पहले प्लानिंग कमीशन जब हुआ करता था तो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग में सेंटर और स्टेट दोनों का हाथ होता था, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, इन सब पे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव पावर्स आर इन्वेटेड इन। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव पावर किस पे लिस्ट होता है, तो ये होता है यूनियन लिस्ट पे। एक्सक्लूसिव पावर की बात हो रही है यहाँ पर, जिस पर कोई भी दूसरा कानून नहीं बना सकता है, तो वो होता है यूनियन लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकती है और स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट कानून बना सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू कंकरेंट सब्जेक्ट रिमेंस। एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है, एग्जीक्यूटिव पावर कंकरेंट लिस्ट के संदर्भ में वो किसके पास होता है? वो होता है सेंटर के पास वो पावर होता है एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि उस पर अगर सेंटर भी कानून बनाए और स्टेट भी कानून अगर बनाती है, लेकिन अगर सेंटर भी कानून बना देती है तो सेंटर का कानून जो है, लॉ जो है वो प्रीवेल कर जाएगा स्टेट के लॉ पर, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो सेंटर के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं? वो होता है 61 सब्जेक्ट। पहले कितना था? 66, लेकिन 5 सब्जेक्ट को जो है वो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा उसे डाल दिया गया था कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में डालने के बाद कितने बच गए? वो बच गए 61। तो 61 इज द करेक्ट आंसर। और कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है? तो कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है। और यूनियन लिस्ट में कितने हैं? 97 सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में, यानी कि 47 इज द करेक्ट आंसर। 47 सब्जेक्ट्स आर इन द कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया था? वो आर्टिकल 268 टू 281 के बीच में सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 268 टू 281 याद रखना है, 268 टू 281 के बीच में सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कैन बी डन बाय, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर है उसको कैसे उसको जो है चेंज किया जा सकता है? तो वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ही किया जा सकता है। बहुत सारा केस ऐसे होता है कि सेंटर कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बावजूद उसके बाद भी मोर देन 15 स्टेट्स को जो है रेटिफाई करना पड़ता है, तब जाके वो संविधान में संशोधन होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट माना जाता है। तो जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर है उसमें कोई अगर चेंज करना रहेगा तो उसे अमेंडमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय उसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी जो सेंटर स्टेट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस एक्ट के अंतर्गत है? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही पहली बार यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान जो है वो आया था। पहली बार यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सब्जेक्ट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान किस में आया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था और ये ही अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल 3 लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी कि जो यूनियन पार्लियामेंट है उसके पास जितने भी लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट हो या यूनियन लिस्ट हो या फिर कंकरेंट लिस्ट हो, इन तीनों पे लेजिस्लेट करने का पावर है। वो किस स्टेट में है, वो किस कंडीशन में? तो यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में, यानी कि यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में, चाहे वो स्टेट लिस्ट का मैटर हो, कंकरेंट लिस्ट का मैटर हो या यूनियन लिस्ट का मैटर हो, यूनियन पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है यूनियन टेरिटरीज के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन कैन अ स्टेट लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट गेट प्रेसिडेंस ओवर सेंट्रल लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट, यानी कि अगर जो सेंटर ने जो कानून बनाया है और स्टेट ने भी जो कानून बनाया है, तो ऐसा कौन सा कंडीशन है जब स्टेट का कानून जो है वो सेंटर पे हावी हो जाएगा, यानी कि स्टेट का कानून जो है वो सेंटर के कानून को निरस्त कर देगा? तो सही आंसर है इफ़ इट हैड गॉट द प्रेसिडेंट असेंट बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द सेंट्रल लॉ। अगर यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है, कोई लॉ बनाया है और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून बनाने से पहले अगर प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है, प्रेसिडेंट उस पर सहमति दे देते हैं, तो वो लॉ जो है वो प्रीवेल कर जाएगा सेंट्रल लॉ पे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता था प्रोविजंस रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी कि डिवीजन जो टैक्स का जो डिवीजन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो कब मतलब जो उसके बारे में क्या है? तो कैन बी सस्पेंडेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई टैक्स का डिवीजन हो जाता है और अगर स्टेट अगर मोर देन 15 स्टेट्स जो है उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं कि ये जो टैक्स का जो डिवीज़न हुआ है वो सही नहीं है, तो वो सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि मोर देन 15 स्टेट्स अगर अगेंस्ट में चले जाते हैं तो वो उस समय जो डिवीजन ऑफ जो टैक्सेज है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट कैन द प्रेसिडेंट डू इफ़ द स्टेट्स फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अगर स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स को कंप्लाई नहीं करते हैं तो उस समय प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? तो ही कैन डिक्लेयर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, यानी कि वो प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर देगा कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं कर रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को लागू किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है
कि जब भी अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर कंप्लाई नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स को, तो उस समय वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड अ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट, यानी कि अगर सेंटर और स्टेट अगर एक ही कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाती है तो उस समय क्या होगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यूनियन लॉ जो है वो प्रिवेल कर जाएगा स्टेट लॉ के ऊपर। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, अगर प्रेसिडेंट अगर स्टेट लॉ पर प्रेसिडेंट का असेंट हो और सेंट्रल ने कोई कानून नहीं बनाया हो, बाद में अगर सेंट्रल का कहीं कानून आता है तो उस समय स्टेट लॉ प्रिवेल कर जाता है। दो कंडीशन होता है, पहला में दोनों ने कानून बनाया हो तो उसमें यूनियन लॉ प्रिवेल कर जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बना के प्रेसिडेंट की सहमति ले ली हो और बाद में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है तो उस समय स्टेट लॉ जो है वो प्रिवेल कर जाता है। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। है कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान जो है वो इंडिया में किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस प्रकार से हमने अभी लगभग 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।